सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे। तो अपने 4 पाठों का अध्ययन किया था। आज हम 5वां पाठ चपला देवी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सुनिए। द्विवेदी की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उनमें से एक है। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। ये गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। तो ये गद्य रचना है, ये जो जैसा रिपोर्ट थी उसका रूप है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर, तो न्यौछावर शब्द देखो, ये शुद्ध में आता है, ये शुद्ध शब्द है कि उनके जीवन का उत्कर्ष, यानी उत्कर्ष क्या होता, यानी जीवन का उदय हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण वर्तनी की दृष्टि में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। तो सन 1857 के ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा सके। ये जब भागे तो मैना यहीं छोड़ गए। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निरी यानी भोली वाली निरपराध यानी बिना अपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार दरीभूत कर देता है, यानी जिसका पत्थर जैसा दिल है वो भी एक बार पिघल जाता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों को उसे नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वो बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर के अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयी कनुमुर देख करके सेनापति को भी उस पर को दया आ गई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपया कर इस महल की रक्षा करेंगे। यानी उस बालिका ने महल की रक्षा मांगी। तो सेनापति जवाब देता है, तो सेनापति ने क्या कहा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। तो बालिका ने कहा कि आप ही बताइए कि ये मकान गिराने से आपका क्या उद्देश्य है। यानी आप तो किसको इसको मारना, तो उसको मारिए, मकान गिराने से क्या लाभ मिलेगा। सेनापति, ये मकान विद्रोही के नेता नाना साहब का वास स्थान है, यानी वो यहाँ रहते थे, उसका निवास स्थान है। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका ने कहा, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने, जड़ यानी जो पदार्थ था जो गति नहीं करता, आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं, आपकी प्यारी कन्या मेरी, उसका नाम क्या रहा है,
मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था, यानी मेरी में और मेरे में। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बाजार आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपने पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति है कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना है कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, यानी दोस्त हो, साथ रहने वाली हो। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। इस समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति से कहा, नाना साहब का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति है ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, चिंता में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना साहब का महल बच सकता है? तो आउट्रम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना साहब के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय पर एक तार देना चाहिए। आउट्रम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम ये महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति है मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उस दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा सेनाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसाने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, वो महल को विध्वंस कर दिया गया। अब क्या होता है कि उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को ये एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टाइम है की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई थी, जिसमें सर है ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। है के लिए निश्चय ये कलंक की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसके कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टाइम्स है एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। तो सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न पर कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गया।
वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओ, ये नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी, न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम के आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आठ सुर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए, जिससे आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूं। तो एक पर पाषाण हृदय वाले जल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनवीस ने बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझ करके प्रणाम किया। तो इस प्रकार से बालकों, आपको भी अपने देश के हित में काम करना चाहिए और अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना चाहिए। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो आप इस पाठ का अध्ययन कीजिए और समझिए और याद कीजिए। अब परसों तरफ कल देखेंगे, तब तक के लिए वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।